अनुराग ने अपर्णा से मिलने के बाद डिनर का प्रोग्राम बनाया। फिर उसने आदित्य को भी इसके लिए इनवाइट किया, मगर आदित्य ने मना कर दिया था। मगर सब ये देखकर खुश हो गए कि आदित्य आखिरकार शुभम के साथ वहां आ पहुंचा था। तभी सिस्टर रमा की नजर अपर्णा की डायमंड रिंग पर पड़ी और उन्होंने चौंकते हुए पूछा कि क्या उसने शादी कर ली। अपर्णा सिस्टर रमा का सवाल सुनकर कुछ देर के लिए उलझ सी गई थी। उसने ये अंगूठी पहनते हुए एक बार भी नहीं सोचा था कि उसे किसी के ऐसे सवाल का भी सामना करना पड़ेगा। तब बातों को घुमा फिरा कर कहने की बजाय अपर्णा ने सच कहना ज्यादा सही समझा था, इसलिए उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं सिस्टर रमा, मैंने शादी नहीं की, ये तो बस एक फ्रेंड ने ऐसे ही गिफ्ट में दिया है। ये सुनते ही सिस्टर रमा ने एक ठंडी सांस ली, लेकिन तभी शुभम ने कहा, हाँ, अभी तक माँ ने शादी नहीं की, पर जल्दी वो शादी करने वाली है। हर्ष अंकल मेरी माँ से शादी करने जा रहे हैं। शुभम ने मासूमियत से फ्रेंच फ्राई को अपने मुंह में डालते हुए इस बात को बोला था। रितु ने पलकें झपकाई और बोली, हर्ष, वाव मिस अपर्णा, आपने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तभी अनुराग ने कहा, हे भगवान रितु, तुम मिस अपर्णा की उंगली पर बेशकीमती अंगूठी कैसे इग्नोर कर सकती हो? मैं तो देखते ही समझ गया था कि जरूर कोई बात है। अनुराग की ओर मुड़ते हुए रितु ने भौहें चढ़ाई और बोली, ठीक है, हर कोई आपकी तरह इतना ओवर स्मार्ट नहीं है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। मैं मिस अपर्णा से मिलकर इतना खुश हो गई थी कि उस अंगूठी की तरफ ज्यादा ध्यान ही नहीं दे पाई। उसने अपने सामने बैठे आदित्य की तरफ ध्यान से देखा, फिर उससे दोबारा पूछा, मिस अपर्णा, क्या आप सचमुच शादी करने जा रही हैं? अपर्णा रितु को देखकर मुस्कुराई, हालांकि उसकी ये मुस्कुराहट बेइंतहा दर्द समेटे हुई थी, जो कोई नहीं देख पा रहा था। अपर्णा रितु को देखकर बोली, रितु, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। आदित्य ने अपर्णा को घूरना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और अगले ही पल अपर्णा के कानों में आदित्य की सर्द आवाज पड़ी, बधाई हो मिस अपर्णा। वो एक शब्द अपर्णा के दिल को ठिठुराने लगा और उसे अचानक अंदर एक तेज दर्द महसूस हुआ। उसे टालते हुए अपर्णा ने खुद को आदित्य की तरफ देखकर मुस्कुराने के लिए मजबूर किया और जवाब दिया, शुक्रिया, हालांकि अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि ये कब होगा, लेकिन इन फ्यूचर मैं जब भी शादी करूंगी तो आप सबको इनवाइट जरूर करूंगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली कि शादी करने के बाद सीक्रेटली आप लोगों के पास एक लेटर भेजकर उसकी इन्फॉर्मेशन सबको दूं कि मैंने शादी कर ली है। रितु, सिस्टर रमा और अनुराग ये सुनकर एकदम से चौंक गए। उन्हें महसूस हो गया कि अपर्णा ये आदित्य को सुनाने के लिए कह रही है। अपर्णा के दिल में हमेशा इस बात की कसक होती थी कि अगर आदित्य ने शुभम की वजह से उसे छोड़कर रेती से शादी कर भी ली थी, तो उसे खुद से बेगानों की तरह क्यों दूर कर दिया। अपर्णा हमेशा से चाहती थी कि ये बात दबी ही रहे, लेकिन अनुराग और रितु की वजह से फिर से वही टॉपिक शुरू हो चुका था। रही सही कसर शुभम ने पूरी कर दी थी। अब अपर्णा को वहां से निकलना ही ठीक लग रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, अब हमें निकलना चाहिए। और फिर सब अपने अपने घर के लिए निकल गए। आदित्य शुभम को अपने साथ घर ले जा रहा था और अपर्णा शुभम को आदित्य के घर पर छोड़ने के लिए उनके साथ जा रही थी। आदित्य के घर वापस जाते समय रास्ता शांत था। अपर्णा शुभम के बगल वाली पिछली सीट पर बैठी थी, जबकि आदित्य गाड़ी चला रहा था। शुभम काफी थक चुका था, इसलिए वो जल्दी ही सो गया था। अपर्णा ने शुभम के बालों को सहलाया, फिर वो झुकी और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, तुम बहुत शरारती हो गए हो। तुम अकेले ही मुंबई से शिमला चले आए। तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया शुभम, मैं सच में डर गई थी। आदित्य ने बैक व्यू मिरर में माँ और बेटे को देखा। उसकी आमतौर पर ठंडी आंखें अब एकदम से ही नॉर्मल हो चुकी थी। उसकी आंखों में उन दोनों के लिए ही प्यार छलक रहा था। जैसे ही अपर्णा को उसकी नजर अपने ऊपर फील हुई, उसने धीरे से अपनी नजरें उठाई और आदित्य को देखकर बोली, शुभम को कभी कभी नई जगहों पर सोने में प्रॉब्लम होती है। वो आज रात आपको कई बार जगा सकता है। मैं समझता हूँ, मैं संभाल लूंगा और शुभम को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। आदित्य ने उसे अश्योर किया। अगले ही पल अपर्णा ने कहा, वहां मुंबई में वो आपको अक्सर याद करता था। आदित्य की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके दिल में एक ऐंठन सी हो रही थी। आदित्य ने भी कुछ भारी लहजे में कहा, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। अपर्णा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी कड़वी थी। ये देखते हुए कि क्या हो सकता था और क्या होना चाहिए था,
उन्हें 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार होना चाहिए था। एक साथ रहना और अपना हर सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो तीनों ही एक दूसरे के लिए तड़पते रहते थे और इस इंतजार का आखिर शायद कभी नहीं होने वाला था। अगले दिन अपर्णा की शर्त के मुताबिक दोनों शुभम के साथ एक बार फिर बाहर थे। पार्क में खेलने के बाद जब वो लोग डिनर के लिए जा रहे थे तो अपर्णा ने देखा कि शुभम एक बार फिर थक कर सो चुका था। तब आदित्य ने कहा, हम शुभम को घर ले जाएंगे, मैं अपने कपड़े बदलूंगा और फिर हम साथ में खाना खाएंगे। वैसे भी कल सेजल नहीं थी, आज वो छुट्टी से वापस आ गई है तो वो शुभम का ख्याल रख लेगी। आदित्य के ऐसे अचानक से डिनर के लिए इनवाइट करने पर अपर्णा कुछ हैरान रह गई। उसने धीरे से मना करते हुए कहा, मुझे लगता है मिस्टर ओबरॉय कि मुझे होटल वापस जाना चाहिए। आदित्य ने जोर देते हुए कहा, शुभम ने स्नैक्स में काफी कुछ ले लिया है, इसलिए शायद उसे अब इतनी जल्दी भूख ना लगे, लेकिन हम दोनों डिनर करेंगे। आदित्य के इस लॉजिक के आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाई। जब वो लोग आदित्य के घर पहुंचे तो आदित्य ने सोते हुए शुभम को अपनी गोद में उठाया और वो उसे लेकर दरवाजे तक आ गया। आदित्य ने जैसे ही बेल बजाई तुरंत सेजल ने दरवाजा खोल दिया। जब उसने एक बच्चे को आदित्य की गोद में देखा तो वो दंग रह गई। सेजल ने चौंकते हुए पूछा, सर ये बच्चा कौन है? आदित्य ने पीछे से आ रही अपर्णा पर एक नजर डाली और कहा, सेजल ये मेरा बेटा शुभम है, कुछ वक्त के लिए हमारे साथ रहेगा, इसलिए मेरे बगल वाला कमरा शुभम के लिए तैयार करवा दीजिए। आदित्य के जवाब से सेजल हैरान रह गई। जब उसने आदित्य और उसके बेटे के साथ अपर्णा को देखा तो शायद उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। अपर्णा ने सेजल को प्यार से हेलो कहा। पिछली बार अपर्णा उसे इतनी गौर से देख नहीं पाई थी क्योंकि वो नशे में थी, जबकि आज उसने सेजल को ध्यान से देखा। लगभग 50 साल की सेजल का चेहरा गोल था, उसकी आंखों से ही ममता झलक रही थी। अपर्णा उसे देखते ही महसूस कर गई कि ये एक नेक दिल महिला है, इसलिए भी उसे शुभम को लेकर अब उतनी टेंशन नहीं थी। आदित्य शुभम को ऊपर अपने बेडरूम में ले गया, उस कमरे को पीछे छोड़ते हुए जिसे वो दूसरे गेस्ट्स के लिए इस्तेमाल करता था। सेजल ने अपर्णा को प्यार से देखकर बिठाया और तुरंत ही वो अपर्णा के लिए चाय ले आई। भले ही अपर्णा ने चाय के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी सेजल ने सोफे पर बैठी अपर्णा को चाय दी। अपर्णा मना नहीं कर पाई और उसने मुस्कुराते हुए चाय ले ली। सेजल चुपचाप अपर्णा के चेहरे को देख रही थी। अपर्णा उसे बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही सेजल ने उसे ध्यान से देखा तो अचानक ही सेजल को एक झटका सा लगा। पिछले कुछ सालों में आदित्य जिन महिलाओं को घर लाया था वो काफी हद तक अपर्णा की जैसी लगती थी। सेजल, अपर्णा ने उसे ऐसे देखते हुए पाया तो उसे टोके बिना रह नहीं सकी। क्या बात है, आप मुझे तब से ऐसे गौर से देखे जा रही हैं? ये सुनते ही सेजल तुरंत बोली, मिस अपर्णा, आज मैं जो कुछ भी महसूस कर पाई हूँ वो वाकई अजीब है। अपर्णा ये सुनकर हैरान थी। क्यों? ऐसा क्यों? तब सेजल ने बताया, मैं यहाँ पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ। शायद आप राउडी सर के बारे में जानती हो कि वो अक्सर रात को अलग अलग लड़कियों के साथ होते हैं। उनका उन लड़कियों को यहाँ बुलाना अजीब था क्योंकि वो लड़कियां यहाँ आती थी, सर उन्हें गेस्ट रूम में ले जाते थे और 10 मिनट के अंदर अंदर वो लड़कियां गुस्से में यहाँ से चली जाया करती थी। अपर्णा चाय के सिप लेते हुए सेजल की बातें गौर से सुनती जा रही थी। तब सेजल ने आगे कहा, उस दिन जब आप आई तो आपको पता है मैंने राउडी सर को पहली बार किसी लड़की को अपने बेडरूम में ले जाते देखा। आप नहीं जानती कि उस दिन मैं कितना खुश हुई थी। मुझे ऐसा लगा था कि शायद अब राउडी सर को उनकी पसंद की लड़की मिल गई है। और आज जब आपको रोशनी में अच्छे से देख रही हूँ तो मुझे गुजरे 3 सालों में यहाँ आई वो सारी लड़कियां याद आ गई। देखने में उनके नैन नक्श बिल्कुल आपसे ही मिलते थे। ये सुनकर अपर्णा को आदित्य की कही हुई बात भी याद आ गई। अपर्णा के मुंह से बरबस निकला, क्या सच में? अपर्णा ने चाय का कप पकड़ा और अपनी भौहें ऊपर उठाई। सेजल, मुझे लग रहा है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। अचानक एक ठंडी आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। क्यों, इसमें गलतफहमी जैसा क्या है? उन्होंने नजर उठाकर देखा तो आदित्य सीढ़ियों से नीचे लिविंग रूम में आ रहा था। अपर्णा ने देखा कि वो जीन्स और बटन डाउन शर्ट पहने हुए था। उसके बाल गीले थे, जैसे कि उसने अभी अभी शॉवर लिया हो। सेजल ने जल्दी से अपने कदम दूसरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं शुभम को बेडरूम में देख कर आती हूँ। और वो लिविंग रूम से निकल गई।
आदित्य अच्छे मूड में लग रहा था। उसके सख्त चेहरे पर अब तनाव नहीं था, उसकी निगाहें हमेशा की तरह शांत थी। यही वो पल था जब अपर्णा को अपनी धड़कनें भागती हुई महसूस हुई। क्या आप जिन लड़कियों के साथ सुकून तलाशने की कोशिश करते रहे हैं वो सब मेरी तरह दिखती थी? आदित्य की नीली आंखें हल्की हल्की चमकने लगी थी। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, वैसे तुम क्यों पूछ रही हो? अपर्णा ने थोड़ा एक्साइटेड होकर पूछा, लेकिन क्यों? हर महिला मेरी तरह क्यों थी? कहते हुए उसने आदित्य की तरफ सामने रखा चाय का कप बढ़ाया। उसने लापरवाही से अपर्णा के हाथ से चाय का कप ले लिया और कंधे उचकाते हुए धीरे से जवाब दिया, मुझे इसकी आदत है। इतने सालों के बाद मैं तुम्हारी जैसी दिखने वाली लड़की के साथ वक्त बिताने का आदी हो गया हूँ। मुझे इसका एहसास तब तक नहीं हुआ जब तक हम अलग नहीं हो गए थे। अपर्णा को अब कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। ये बातें सुनकर उसे समझ नहीं आया कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। वो उठी और अपनी चाय का कप हाथ में लिए खिड़की के पास आते हुए बोली, क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? आदित्य ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या? अपर्णा ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आदित्य का दिल चाहा कि वो अपर्णा के मुंह पर साफ साफ बोल दे कि मुझे जो भी प्रॉब्लम है अपर्णा, उसका हल सिर्फ और सिर्फ तुम हो। लेकिन वो जानता था कि वो चाहकर भी ऐसा नहीं बोल सकता। जबकि अपर्णा ने खिड़की से चांद की धुंधली रोशनी में दूर चमकती बर्फ की चमकीली पहाड़ियां देखते हुए एक ठंडी आह भरते हुए आगे कहा, बताइए ना मिस्टर ओबरॉय, जब सारी लड़कियों में आप मुझे तलाशते हैं तो फिर मुझे ही दूर जाने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? सारी लड़कियां मेरी तरह होनी चाहिए, फिर मैं क्यों नहीं हो सकती आपकी जिंदगी में? बताइए ना मिस्टर ओबरॉय। क्या फाइनली आदित्य देगा अपर्णा के इस सवाल का जवाब? जानने के लिए सुने कमबख्त मोहब्बत का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।